गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो योर नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? जनरली नेटवर्थ की अगर बात आती है तो लोग ये समझना समझना स्टार्ट कर देते हैं कि नेटवर्थ सिर्फ कंपनीज की होती है। जो कंपनियां होती हैं उन्हीं की नेटवर्थ को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन किसी इंसान की नेटवर्थ नहीं होती है। ऐसा जनरली एक मिथ है, लेकिन ये गलत मिथ है। नेटवर्थ पर्सनल भी हो सकती है, जिसको हम पर्सनल नेटवर्थ कहते हैं। ठीक है, उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेटवर्थ सबकी होती है। जितने भी लोग हैं, सबकी नेटवर्थ होती है। अगर वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और हो सकता है कि ज्यादा नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कैसे नेटवर्थ को कैलकुलेट किया जाता है। आप अपनी नेटवर्थ को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करें नेटवर्थ की, तो सबसे पहले हमें अपने एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं, उनको लिस्ट आउट करना पड़ेगा हमें। एनलिस्ट करना पड़ेगा हमें उन्हें। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि आपके पास टोटल कितना कैश है, ठीक है, या कितना बैंक बैलेंस है आपके पास। तो वो टोटल आपने लिखा, कितना है आपके पास। उसके बाद जो आपके स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ईटीएफ है, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वहां पर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यानी ये भी टोटल आपका एसेट होता है। उसके बाद रियल एस्टेट के अंदर आपका इसमें आपका जो है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड्स आ गया, यानी शेयर बाजार में आपका कितना पैसा है। उसके बाद रियल एस्टेट के अंदर आपका लैंड है, हाउस है, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगर कोई व्हीकल है, उसकी जो रिसेल वैल्यू कितनी है। अगर आपके पास बाइक है, साइकिल है, फोर व्हीलर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उसकी रीसेल वैल्यू। उसके बाद आपका कोई रिटायरमेंट अकाउंट होगा, जैसे एनपीएस है, पीपीएफ है, ईपीएफ है, आईआर है, या और कोई भी अगर रिटायरमेंट अकाउंट है, तो उस उसमें कितना कितना वर्थ है उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद है आपके पास गोल्ड है, ज्वेलरी है, वैल्यूएबल कलेक्टिबल्स है, या कोई आर्ट है ऐसी, तो उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, उस वैल्यू को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, मॉनेटरी लेवल पे उस वैल्यू को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो रिसीवेबल्स है, जो आपको मिलनी है, उसकी वैल्यू को आपने, यानी उसकी वर्थ को आपको यहाँ लिखना है। तो इस तरीके से आप अपने एसेट को आप लिस्ट आउट करके, यानी एनलिस्ट करके, आप उसको टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज है, आपने अपने एसेट को तो लिख लिया है कि टोटल एसेट्स कितने हैं। उसके बाद आती है लाइबिलिटीज। देखो लाइबिलिटीज क्या है, अगर आपने मान लीजिए होम लोन ले रखा है, या आपने कार लोन ले रखा है, या पर्सनल लोन ले रखा है, तो उसका जो होम लोन है उसका बैलेंस अमाउंट आपको यहाँ लिखना है कि कितना पेंडिंग अमाउंट है यहाँ पर। कार लोन में पेंडिंग अमाउंट कितना है, पर्सनल लोन में पेंडिंग, अभी पर्सनल लोन कितना चल रहा है, और क्रेडिट कार्ड में ड्यूज कितना है। ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई आउटस्टैंडिंग डेट्स हैं, यानी कि आपने किसी से लोन लिया हुआ है, तो वो कितना देना है आपको, वापस कितना देना है। और भी जो लाइबिलिटीज है, इसके अलावा और भी कुछ लाइबिलिटीज होंगी जो आपको देनी है या चुकानी है। उस सारी लाइबिलिटीज को आप यहाँ एनलिस्ट करते जाएंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो आपको जो टोटल है एसेट को टोटल आप कर दीजिए, और लाइबिलिटीज को आप टोटल कर दीजिए, तो टोटल आपका क्या आ जाएगा? नेटवर्थ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट करना चाहूंगा। जैसे सपोज मान लीजिए कोई इंसान है, वो जॉब कर रहा है, जॉब वो ठीक ठाक जॉब कर रहा है, ठीक है, उसके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है 1.5 लाख के आसपास, उसके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। उसके बाद स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हैं 3.5 लाख के। उसके बाद उसने एक घर है उसके पास, जिसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख है। ठीक है। उसके बाद एक कार है उसकी, जिसकी करंट वैल्यू 2 लाख रुपए। उसके पास गोल्ड एंड ज्वेलरी है 3 लाख रुपए की। और टोटल जो एसेट बन गया है आपका 50 लाख। ठीक है। टोटल एसेट कितना बन गया? 50 लाख का एसेट बन गया है। अब हम चलते हैं लाइबिलिटीज के ऊपर। ये तो हो गया एसेट, कि एसेट उसके पास इतना है। ठीक है। उसके बाद आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर उसके पास सभी लाइबिलिटी है। उसने एक कार ले रखी है, कार लोन का जो बैलेंस है उसके 50,000 रुपये बचा हुआ है उसका। क्रेडिट कार्ड ड्यूज जो है 20 लाख रुपए उसका बचा हुआ है।
ठीक है, उसके बाद 1 लाख रुपए उसका कोई डेट है जो उसको चुकाना है। ठीक है, उसके बाद होम लोन का इसका है 25 लाख रुपए जो बैलेंस है, यानी कि 26,70,000 के आसपास उसका आ गया है टोटल लाइबिलिटीज जो उसको देनी है। ठीक है, ये टोटल आ गई, और भी लाइबिलिटी होंगी तो वो इसमें लिखा जा सकता है कि सपोज उसको कुछ वापस करना है, किसी का लिया हुआ है उसने, उसके बाद वापस करना है, तो वो आपका डेट के अंदर ही आ जाएगा। तो टोटल उसका इतना हो गया। तो अब हम टोटल अगर कैलकुलेट करें, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट है 50 लाख। तो फ्रेंड्स ये 23,30,000 का उसका एसेट हो गया, सॉरी नेटवर्थ हो गया है। ठीक है, तो टोटल उसका नेटवर्थ कितना हो गया? 23,30,000। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी नेटवर्थ को निकाल सकते हैं, जो भी आपको आपका एसेट है माइनस लाइबिलिटीज, तो हमारी नेटवर्थ निकल जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि जो हमारी सैलरीज है, यानी कि जो हमारी इनकम है, जो हर महीने इनकम आ रही है, ठीक है, और उसमें से कुछ इनकम जा भी रही है, तो उसको कहते हैं कैश फ्लो। ठीक है, उसको हम एसेट नहीं कह सकते, उसको कैश फ्लो कहेंगे हम, कि वो अगर जो इनकम हम कर रहे हैं उसके बाद उसमें से खर्चे भी हो रहे हैं, तो इनकम माइनस जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो उसको हम कहते हैं सेविंग। तो वो सेविंग है, तो उस सेविंग को हम किसी एसेट में लगा सकते हैं, जैसे गोल्ड एंड ज्वेलरी ले सकते हैं, कोई भी, जैसे स्टॉक्स ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, तो वो एक एसेट बन जाता है फिर। ठीक है, सेविंग से हम एसेट बना सकते हैं, अगर हमारे पास सेविंग है तो उसको एसेट बनाया जा सकता है। यदि आप मान लीजिए बॉन्ड्स लेते हो, ईटीएफ लेते हो, म्यूचुअल फंड्स लेते हो, गोल्ड की ज्वेलरी लेते हो, गोल्ड लेते हो, आप कोई भी एसेट अगर लेते हो, तो वो जो सेविंग है वो एक एसेट फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते। वो लोग क्या करते हैं कि जो इसको डेवलप नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग, क्यों? क्योंकि उनका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज पर्सन का नाम है ए, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ठीक है, ए पर्सन है जिसकी सैलरी है 1 लाख रुपया पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है, दूसरे की सैलरी है 60,000 रुपये पर मंथ। तो किसकी, कौन बेहतर है? अब यहाँ पर हम, मैं आपसे अगर पूछूंगा कि हु इज बेटर, तो आप कहोगे कि ए है बेटर। ठीक है, अभी तो ए बेटर है। अब उसके बाद ये है सैलरी। ठीक है, अब आप ऑब्वियसली आप कहोगे कि ए बेटर है। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में ए का एक्सपेंसेस है 95,000। ठीक है, उसने क्या किया है कि सैलरी के साथ साथ अपने खर्चे भी बढ़ा दिए। ठीक है, खर्चे उसके बढ़ गए हैं, तो 95,000 के आसपास उसका खर्चा है, और 60,000 वाले का 40,000 रुपीज खर्चा है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सा बेटर है, जिसके ज्यादा खर्चे हैं या जिसके कम खर्चे हैं? तो आप कहोगे कि आप बी हो गया। ठीक है, अभी खर्चे की बात आ गई, इसको हम 90,000 कर लेते हैं। 1 लाख में से 90,000 रुपये गए तो 10,000 रुपये इसके बचते हैं, सेविंग बचती है। इसके 20,000 रुपये बचते हैं, यानी कि इसके 10,000 रुपये सेविंग हो रही है, बच रहा है जो, और इसके 20,000 रुपये बच रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बी इज बेटर। ठीक है, अब उसके बाद ए और बी में, ए क्या करता है कि अपना जो 10,000 रुपया है उसको म्यूचुअल फंड के अंदर डालता है। इसके अंदर डालता है, म्यूचुअल फंड के अंदर डालता है। ठीक है, और बी क्या करता है, अपने सेविंग अकाउंट के अंदर इसको सेव करके ही रखता है। इसका जो कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है, वो उसको कितना मिलेगा? 10,000 का, और इसका कितना मिलेगा? दोनों ने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो किसको ज्यादा फायदा होगा? सेविंग वाले को फायदा होगा, या 1 लाख वाले को फायदा होगा? देखिए,
ये जो 10,000 रुपये सेव कर रहा है, इसका कम से कम 15-16% 10 साल के लिए इसने 10,000 रुपये की सिप कर दी है। तो इसको 27,75,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 27 लाख रुपए लगा लीजिए। और ये जो 20,000 रुपये है, ये जो 20,000 रुपये कर रहा है, 7% के हिसाब से ये मिलेगा इसको। ये 7% के हिसाब से ये क्या करता है, एफडी कर देता है आपको। तो इसको मिलेगा 20,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट के अंदर इसने रखा हुआ है, तो ये 5% आप लगा लीजिए। तो 5% में 10 साल के लिए, तो ये आ गया 30 लाख समथिंग इसका हो गया। 10 साल के लिए इसने किया, 5% के हिसाब से इसको मिल रहा है। तो 24 लाख तो इसका वैसे ही जमा हो गया। ठीक है, तो ये 30 लाख के आसपास इसको, तो इसका 27 लाख है, इसका 30 लाख। तो अभी इवन कौन बेटर है अभी भी, बताइए। अब आप कहेंगे कि ए बेटर है, कोई कहेगा बी बेटर है। अल्टीमेटली फाइनेंस किसके पास सबसे ज्यादा फंड है? बी बेटर है। ठीक है, उसने इवन एफडी कर रखी है, लेकिन उसकी जो सेविंग है ना वो ज्यादा है। इसकी सेविंग 1 लाख रुपए कमाने के बावजूद भी ये पीछे है। और ये 60,000 कमाने के साथ भी, जबकि इसने एक गलती की है कि सारा पैसा इसने एफडी में किया हुआ है, उसके बावजूद भी ये जीत रहा है। अगर ये बी, अगर ए की जगह पे अगर डिसीजन लेता है, तो उसको क्या फायदा होगा देखिए। 15% के हिसाब से 20,000 का उसने, मैं 15% लगा लेता हूँ, 20,000 का उसने एसआईपी किया है। 15% के हिसाब से 10 साल में उसका 52 लाख यानी 50 लाख हो जाता है इसका। ठीक है, इसका 50 लाख हो जाता है सिर्फ 10 साल के अंदर, अगर वो 20,000 रुपए की एसआईपी करता है और 10 साल तक वो करता रहता है, तो ये इसका टोटल जो फंड होगा वो 50 लाख हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? अगर वो थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन ले लेता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि अगर आपकी सेविंग एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो उसके बहुत नुकसान है। इवन आप अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको इतना फायदा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर सेविंग अगर अच्छी है, यानी एक्सपेंडिचर को आपने कंट्रोल कर दिया, सेविंग अगर आपकी ज्यादा है, तो आपने जो सबसे वर्स्ट यानी सबसे पुअर जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, आपने उसके अंदर आपने डाल दिया, तो भी आपको फायदा हो रहा है। समझ रहे फ्रेंड्स? तो ये कमाल है सेविंग का। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, और सेविंग को हमेशा, सबसे पहले सेविंग को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर को कम करके जो सेविंग है, फिर सेविंग को आप फर्दर म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और जो एसेट को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपके पास सेविंग ज्यादा है, तो आप एसेट को डेवलप कर सकते हो। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो एक्सपेंडिचर यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होती है। और सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट बनाते हो, वही इन्वेस्टमेंट एसेट बन जाती है। जब वो एसेट बनती है, तो आपकी एक नेट वर्थ आपकी जो है डेवलप होती है। ठीक है, तो नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए आपको अपने एसेट क्लास को आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि अच्छे से अच्छे आपको म्यूचुअल फंड लेने पड़ेंगे अगर आपको ग्रो चाहिए। अगर आप हाउस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास फंड होना चाहिए हाउस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कार, ठीक है, जिस कार की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है उसको आपको देखना चाहिए। गोल्ड एंड ज्वेलरी की जो वैल्यू ऑलरेडी, ये हाई एसेट क्लास है, तो टोटल हमें उन एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है। समझ गए फ्रेंड्स? उनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है लाइबिलिटी। देखो, लाइबिलिटी अननेसेसरी, जैसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड बनाते रहते हैं, उसमें से खर्चा करते रहते हैं। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का ड्यूज बढ़ता जाता है, उसमें पेनल्टियाँ लगती है या इंटरेस्ट लगता रहता है बहुत ज़्यादा, उसको आप पे भी करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये एक तरीके की लीकेज है, आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा। और जो आपके खर्चे हैं वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। डेट, अगर आपका डेट सपोज मल्टीपल डेट्स है, जिस डेट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, सबसे पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा आपको। जैसे पर्सनल लोन है, उसका जो डेट होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले आपको उस डेट को क्लियर करना पड़ेगा जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। समझ गए फ्रेंड्स? उसके बाद है होम लोन का, तो जनरल है। तो इस तरीके से एसेट माइनस लाइबिलिटी होती है, और एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ होती है। तो आप अपनी भी नेटवर्थ को इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि जिसकी नेटवर्थ अच्छी है
और जो कैश फ्लो भी होना चाहिए नेटवर्क के साथ, यानी लिक्विड फंड्स ज़्यादा होने चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उनका कैश फ्लो या फंड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप करें, तो सबसे अच्छा ऑप्शन म्यूचुअल फंड हो सकता है, ईटीएफ हो सकता है, गोल्ड हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है। ठीक है, जो आपको लगता है कि इसमें रिस्क कम है, उस एसेट क्लास के अंदर आप जा सकते हैं, और जो रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छे दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग स्कैम में भी फंस जाते हैं, लालच के चक्कर में कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% मिल रहा है महीने का, 1% मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो वो जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो कंपनीज है ना, उसमें भी वो लोग फंस जाते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसी जगह कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां लालच दिया जाता है कि भाई साल भर में डबल हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा। तो ये दैट इज ए टोटल स्कैम। ठीक है, हमेशा कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में बनता है, और आप विश्वास सिर्फ उस चीज पे करो जो एक्चुअल होता है, और लॉन्ग टर्म में जिस चीज की ग्रोथ अच्छी है। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हमारी नेटवर्थ ज़्यादा है या कम है। ठीक है, जैसे बहुत लोगों का मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी एकोमोडेशन में रहते हैं, उनकी मंथली इनकम भी बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कोई 2 लाख रुपए किसी की इनकम है, और किराया मान लीजिए वो 50,000 रुपये किराए दे रहे हैं। ठीक है, और 50,000 रुपये मान लीजिए उनके घर का खर्चा है। तो अगर 2 लाख रुपए महीने की है तो 1 लाख रुपए उनका बचता है। मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए नहीं भी बचता है, और भी एक्सपेंडिचर होंगे, लगभग उनका मान लीजिए 25,000 रुपये भी बचता है। ठीक है, और वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मतलब अच्छी लाइफ जी रहे हैं, 25,000 रुपये भी बच रहा है। तो वो 25,000 रुपये में भी कमाल कर सकते हैं यदि वो चाहें तो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जिसकी सबसे बहुत ज्यादा सैलरी होती है वही पैसा नहीं बचा पाता। ठीक है, वो अपने एसेट को डेवलप ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग, उनका मेन फोकस होता है कि लाइफ में कमाना है, एंजॉय करना है, एक्सपेंडिचर करना है। तो वो लोग जब कमाते रहते हैं, उसको उड़ाते रहते हैं, तब तक ठीक है। उसके बाद वो 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब उनको लगता है कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने अपने लिए कोई भी एसेट क्लास को डेवलप नहीं किया, तो बाद में जाके वो क्या करते हैं, 45 या 50 में जाके, अपने फोर्टीज में जाके वो लोग एसेट को डेवलप करने के लिए तैयारी करते थे। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, देर सवेरी सही, लेकिन उनके लिए एक लर्निंग हो जाती है कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो एटलीस्ट क्या है कि वो सोचते भी हैं और काम में स्टार्ट भी कर देते हैं। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं अब तो हम फोर्टीज के हो गए, अब क्या फायदा है, और उसी मॉडल पे वो लोग चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके रिटायरमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, उनके रिटायरमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। बाद में ऐसे लोग हैंड्स टू माउथ हो जाते हैं, क्योंकि देखो जब तक उनको सैलरी मिल रही है, मतलब लाखों में वो कमा रहे हैं, जब उनकी एकदम से बंद हो गई, जब वो रिटायर हो गए, यानी कि काम वो नहीं कर पाएंगे उस तरीके का, तो वहां पर उनका पैसा काम आएगा। ठीक है, और अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को भी सेम इसी मॉडल पे चलाएंगे, तो जो उनका रखा हुआ जो फंड होगा या उनका मान लीजिए सेविंग होगी, वो सारी खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। तो इसीलिए हमेशा आपको ऐसे एसेट क्लास के अंदर से इन्वेस्ट करना है जो हमेशा लॉन्ग टर्म में चले और चलता रहे। इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए, और आपको कोई भी स्ट्रेस ना हो कमाने का, टेंशन ना हो कमाने की कि भाई मुझे कमाना है। क्योंकि आपके पास अपने आप हर महीने कुछ ना कुछ आपके पास आएगा, जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा होगा, मतलब सफिशिएंट फॉर योर सर्वाइवल। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के जो एसेट क्लास है, उसमें अगर आप शुरू से इन्वेस्टमेंट अगर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो रिटायरमेंट में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। समझ गए फ्रेंड्स? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ट्वेंटीज में हैं, कुछ लोग ऐसे थर्टीज में हैं, कुछ लोग फोर्टीज में हैं। तो जो लोग फोर्टीज में हैं उनको ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी। जो थर्टीज में हैं उनको कम से कम थोड़ी अकल उनको होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, कि भाई ठीक है, अगर हम 25-30 हज़ार रुपये के आसपास कमा रहे हैं, तो 5-6 हज़ार रुपये तो हमें सेव करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि एसेट क्यों जरूरी है, लाइबिलिटीज को हमें कम करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आप ही अपने नेटवर्थ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला आपके सामने ही है। और नेटवर्थ कैलकुलेट करने के बाद आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि किस तरीके, कितना मेरा नेटवर्थ होना चाहिए, अभी इतना कम क्यों है। देखो मैं ये कहता हूँ, 2 लाख रुपए सपोज कोई कमा रहा है, और उसने 1 करोड़ रुपए का घर ले लिया है, हर महीने 1 लाख रुपए उसकी ईएमआई जाती है। तो आप ये समझ लो कि कितने सालों तक वो ईएमआई देता जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जो नेटवर्थ है वो बहुत ही कम हो जाएगी, नेगेटिव नेटवर्थ हो जाएगी। समझ गए? तो ऐसे भी जो लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन उनकी उनकी जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव चल रही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जिन घरों को उन्होंने खरीदा है वो सारे लोन पे चल रहे हैं। जो कारें उन्होंने खरीदी हैं वो लोन पे चल रही है। तो उनका जो लोन है, कमाई उनकी 2 लाख रुपए है, और 1 लाख, समझ लो कि 1,90,000 95,000 उनका ईएमआई जाती है। घर के खर्चे ईएमआई वगैरह जाती है, उनके पास कुछ नहीं बचता। इवन कभी इमरजेंसी हो तो उन्हें किसी से मांगना ही पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों की जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव होती है। रहते वो बड़े बड़े घरों में हैं, लेकिन उनकी जो नेटवर्थ है वो बिल्कुल नेगेटिव होती है। ठीक है। किसी की -50 लाख होती है, किसी की माइनस करोड़ों में भी होती है। अब एक छोटा सा अगर किसान की मैं बात कहूँ, तो हो सकता है उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव हो या जीरो हो, पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है। तो जनरली हमने देखा है कि जो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास है उनकी जो नेटवर्थ है वो ज़्यादातर नेगेटिव ही रहती है। और जो लोअर मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास है, उनकी नेटवर्थ हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। क्यों? क्योंकि देखो, जो गोल्ड ज्वेलरी जो वो लोग लेते हैं ना, तो उसको संभाल के रखते हैं। घर उनका अपना होता है, अगर नहीं भी होता है तो कम से कम खेत खलियान उनके होते हैं, थोड़ा बहुत तो होता ही है। उसके बाद हल्का सा कैश उनके पास होता है, बैंक बैलेंस होता है। अगर किसी से लेनदारी होती है तो कम ही होती है, उनको पता है कि भाई मैं, मेरी कैपेसिटी इतनी देने की है, तो वो उतना ही लोन लेते हैं जितना किसी से, जितना वो दे सकते हैं। ठीक है। एक्सपेंडिचर उनके बहुत कम होते हैं, इतना लग्जरी में वो लोग जीते नहीं है। ठीक है। लग्जरी से वो लोग डरते हैं। लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय नहीं करते हैं, वो लाइफ में एंजॉय भी करते हैं अपने लेवल पे। जिन चीज़ों से उनको खुशियां मिलती हैं वो लोग वो करते हैं। लेकिन उनका जो नेटवर्थ है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है। वो चाहते हैं कि हमारा नेटवर्थ पॉजिटिव रहे, और वो पॉजिटिव रहता है। रहता पॉजिटिव है। मैं ये कहता हूँ कि वो लोग रिस्क नहीं लेते हैं या बहुत कम रिस्क लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनका जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव रहता है। इवन वो ये भी नहीं जानते होंगे कि भाई नेटवर्थ होता क्या है, लेकिन वो सिर्फ ये जानते हैं कि भाई जो दूसरों की देनदारी है उसको निपटाओ। अगर कोई लेने हमसे लेना है तो हम उसको फटाफट से उसका फैसला करें, और किसी से अगर लेना है तो उसको फॉलो अप भी वो लोग करते हैं। ठीक है। तो ये था नेटवर्थ का। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप भी अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट कीजिए, और समझिए कि भाई आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव है, जीरो है, या नेगेटिव है। पॉजिटिव है, जीरो है, या नेगेटिव है। ठीक है। और कमेंट करके आप बताइए कि आपकी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या जीरो है। ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।